तो स्वागत है और एक नए वीडियो में। आज केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ये आज ख़त्म मैं कर दूंगा। तो आज एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो है वो पेज 10 में है एनसीईआरटी किताब का, तो आप चेक कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है डेजर्ट कूलर के बारे में। तो देखो, इसका आंसर कुछ ऐसा होगा कि एक डेजर्ट कूलर वर्क्स on the principle of cooling effect of evaporation. In a hot day, the temperature is high, and in a dry day, the humidity is low. Both the factors enhances the rate of evaporation. Since the evaporation has a cooling effect, the room becomes cool faster in a hot dry day. मतलब जो डेजर्ट कूलर होता है ना, वो एक्चुअली कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। मतलब हमें पता है कि इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है। मतलब सपोज एक लिक्विड है, एक वेसल है, ठीक है, एक ओपन वेसल है। तो ओपन वेसल में बल्क पार्टिकल्स कोलाइड करके सरफेस में जाता है। सरफेस में उनको एक सरफेस टेंशन नाम का एक फोर्स उनको रोक के रखता है, ठीक है। तो वो पार्टिकल जो है, सरफेस में जो पार्टिकल है वो अपने आसपास के पार्टिकल से कोलाइड करता है, एनर्जी गेन करता है, और सरफेसिंग एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से भी एनर्जी गेन करने के बाद सरफेस मतलब एनर्जी इतना गेन करता है कि वो सफिशिएंट हो जाता है। और कितना सफिशिएंट? इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हो जाने के बाद जो सरफेस टेंशन है, मतलब सरफेस टेंशन का जो फोर्स है और जो पार्टिकल का एनर्जी है वो इक्वल नहीं रहता। मतलब पार्टिकल का जो एनर्जी रहता है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स, तो वो ईजिली एस्केप कर जाता है। मतलब पार्टिकल के सरफेस टेंशन के चंगुल से बच जाता है, ठीक है। तो डेजर्ट कूलर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। तो इन ए हॉट डे मतलब क्या? टेम्परेचर जब हाई होता है उसे हम बोलते हैं हॉट डे। तो हॉट डे में क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। और टेम्परेचर हाई मतलब क्या? रेट ऑफ इवापोरेशन क्या? हाई। हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ इवापोरेशन में, अगर टेम्परेचर हाई होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ही बढ़ता है। कैसे? बिकॉज पार्टिकल जो है, टेम्परेचर बढ़ता है मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या? मोशन बिकॉज ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन। तो अगर पार्टिकल्स का मोशन अगर फास्ट होगा तो वो लोग जल्दी जल्दी कोलिशन करेंगे एक दूसरे के साथ। और जल्दी जल्दी कोलिशन मतलब क्या? जल्दी जल्दी एनर्जी वो लोग उनको मिलेगा और वो लोग बल्क से डायरेक्ट सरफेस में जाएंगे। और सरफेस में भी कोलिशन होगा जल्दी जल्दी, बिकॉज मोशन ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो जल्दी जल्दी कोलिशन होगा। जल्दी जल्दी कोलिशन होने से क्या होगा? वो लोग जल्दी ही सरफेस टेंशन को, मतलब सरफेस टेंशन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक थ्रू करके इवापोरेट हो जाएंगे। इसीलिए, और इवापोरेट होंगे मतलब क्या? कूलिंग इफेक्ट होगा, ओके। तो इन ए हॉट डे द टेम्परेचर इज़ हाई, टेम्परेचर हाई रहता है, और दिस एनहेंसेस द फैक्ट रेट ऑफ इवापोरेशन ऑल्सो इन ए ड्राई डे मतलब क्या? ह्यूमिडिटी कम। और हमें क्या पता है? ह्यूमिडिटी अगर कम होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करता है। तो दोनों ही फैक्टर्स हमें क्या देखने को मिला कि दोनों ही फैक्टर्स रेट ऑफ इवापोरेशन को एनहेंस करता है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो रेट ऑफ इवापोरेशन को इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या? कूलिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो कूलिंग इफेक्ट जब इंक्रीज होगा, इसीलिए डेजर्ट कूलर रूम को ठंडा कर देता है इन ए हॉट एंड ड्राई डे, ओके। तो मेन काम किसका है यहाँ पर? रेट ऑफ इवापोरेशन का है, ठीक है। मेन काम किसका है इसमें? कूलिंग इफेक्ट का। अगर कूलिंग इफेक्ट नहीं होता तो क्या रूम ठंडा होता? नहीं होता। और अगर हॉट डे नहीं होता तो टेम्परेचर हाई नहीं होता। अगर टेम्परेचर हाई नहीं तो काइनेटिक एनर्जी हाई नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी हाई नहीं तो मोशन ऑफ पार्टिकल्स विल बी स्लो। और स्लो मतलब क्या? कोलिशन भी स्लो होगा। कोलिशन स्लो होगा मतलब क्या? एनर्जी भी बहुत स्लो गेन होगा। तो आप बाकी का समझ सकते हो। और ड्राई डे मतलब क्या? ह्यूमिडिटी कम। ह्यूमिडिटी कम मतलब क्या? अगर ह्यूमिडिटी हाई होता मतलब क्या? हाई होता तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी हाई। रेट ऑफ इवापोरेशन हाई मतलब क्या? कि स्पीड ऑफ इवापोरेशन कम मतलब क्या? पार्टिकल्स बहुत स्लोली इवापोरेट होंगे। तो इवापोरेट होने स्लोली इवापोरेट होंगे मतलब क्या? कूलिंग इफेक्ट भी स्लोली होगा। तो समझ सकते हो बाकी का। इसके बाद इन एन अर्थन पॉट में जो है, हमें जो पता है कि मटके में जो पानी हमेशा ठंडा रहता है वो कैसे होता है? बिकॉज मटके में जो पानी रहता है, मटका जो है वो मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी नहीं, सॉरी, सॉइल और सैंड का मिक्सचर होता है। तो सॉइल और सैंड में क्या होता है? सॉइल और सैंड पोरस होता है। पोरस मतलब क्या? उनमें छोटे छोटे यू कैन से माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब ऐसे डॉट्स,
ओके, इस डॉट से छोटे हो सकते हैं, ऐसे होते हैं। उससे क्या होता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स, वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट या फिर मटका सिप आउट थ्रू दिस पोर्ट्स। मतलब सपोज यहाँ पर एक मटका है, मटके में ऐसे 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 पोर्ट्स है हर जगह उसके सरफेस में। ओके, तो पानी अगर अंदर रखा जाता है तो क्या होगा, ऑब्वियसली पानी जो है उस पोर्ट से निकल के आएंगे, सिप थ्रू करेंगे। सिप मतलब क्या, बहुत छोटे या फिर कम अमाउंट में पानी निकलेगा, लेकिन पानी निकलेगा। तो पानी अंदर था, आउटर सरफेस में आया, आउटर सरफेस से क्या होगा, ओपन एरिया है। ओपन एरिया मतलब क्या, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के कोलिशन होगा। कोलिशन होगा मतलब क्या, एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा मतलब क्या, सरफेस टेंशन को ब्रेक थ्रू कर कर इवापोरेट हो जाएगा पार्टिकल्स। और इवापोरेशन हो रहा है मतलब क्या, कि रिमेनिंग जो वाटर पार्टिकल्स है यहाँ पर मटके में, उनसे एनर्जी लेकर इवापोरेट होगा। और एनर्जी लिया मतलब क्या, ठंडे पड़ गए, ठंडे पड़ गए मतलब क्या, पानी ठंडा रहेगा। ओके, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। तो आंसर को आप देख लो, इन एन अर्थन पॉट मटका देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स। ये पोर्ट्स वाला जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग गैप्स लिख देते हैं, बहुत लोग होल्स लिख देते हैं, तो वो गलत है, आपको लिखना है पोर्ट्स। वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट सिप आउट थ्रू दिस पोर्ट्स comes to the outer surface and get evaporated, taking away energy from the remaining water particles. Thus, because of the cooling effect of evaporation, remaining water becomes cool. समझ में आ गया कि मटके में बहुत सारे पोर्स होते हैं जहाँ से पानी निकलते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। ओके, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, वाटर पार्टिकल्स सिप आउट होते हैं, मतलब निकलते हैं ये छोटे छोटे पोर्ट से। और छोटे छोटे पोर्ट से निकलते हैं और आउटर सर्फेस में आते हैं। आउटर सर्फेस में आते हैं मतलब क्या, ओपन एरिया। ओपन एरिया में क्या होता है, तो ओपन एरिया मतलब क्या, सराउंडिंग पार्टिकल्स, एटमॉस्फेयर के साथ क्या होगा, कोलिशन होगा एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ। तो कोलिशन होगा मतलब क्या, कि एनर्जी गेन करेगा, कोलिशन हो रहा है। तो जो पार्टिकल, सपोज ये पार्टिकल यहाँ पर आया सरफेस में, ओके, अंदर से सिप आउट होकर पोर्ट से पास थ्रू होकर सरफेस में आया। सरफेस में आने के बाद क्या होगा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के साथ, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ कलिशन होगा। कलिशन होने के बाद वो एनर्जी गेन करेगा, कितना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की इक्विवेलेंट करने के बाद वो इवोपोरेट होगा। और इवोपोरेट हो रहा है मतलब कैसे, एनर्जी लेकर, किससे एनर्जी, रिमेनिंग वाटर पार्टिकल्स और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। तो रिमेनिंग वाटर पार्टिकल से एनर्जी लेगा मतलब क्या, वो ठंडे पड़ जाएंगे। तो ठंडे पड़ जाएंगे इसलिए पानी ठंडा रहता है इन मटका। लेकिन एल्यूमिनियम पॉट्स जो होते हैं या फिर स्टील के पॉट्स मैंने मटके जो होते हैं, उनमें कोई भी पोर नहीं होता, बिकॉज मेटल इज़ नॉट पोरस। मेटल में छोटे छोटे गैप्स नहीं रहते, इसीलिए क्या होता है, पानी क्या निकल पाएंगे, अगर पोर्स ही नहीं है तो नहीं निकल पाएंगे। तो नहीं निकल पाएंगे मतलब सरफेस, आउटर सरफेस में नहीं आ पाएंगे, आउटर सरफेस में नहीं आ पाएंगे मतलब क्या, इवेपोरेशन नहीं होगा। तो इवेपोरेशन ही जब नहीं होगा तो कूलिंग इफेक्ट का घंटा होगा, नहीं होगा। इसीलिए पानी ठंडा नहीं रहता इन एल्यूमिनियम पॉट्स और स्टील पॉट्स। ओके, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म वॉलेटाइल लिक्विड। तो वॉलेटाइल लिक्विड मतलब लिक्विड्स दैट हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या, हमें पता है जिस टेम्परेचर में एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्टकट में लिखा, ठीक है। मतलब जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब उतना ही जल्दी एक लिक्विड एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। सपोज मान लेते हैं वाटर H2O। H2O का 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, कन्वर्शन होता है, कन्वर्शन। ओके, तो कन्वर्शन मतलब क्या, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर हम इनको, वाटर को अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड में लेके जाएं, हायर ऑल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंची जगह पर, जब हिमालय, सपोज हिमालय, तो वहाँ पर क्या होता है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल कर रहा था, अभी वो 100 से कम या फिर सपोज 50 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। मतलब क्या,
कि जिस टेम्परेचर में वो बॉयल होता था स्टैंडर्ड टेम्परेचर से, वो टेम्परेचर कम हो गया। ओके तो अभी वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होने के लिए जितना टाइम लगता था, सपोज 30 मिनट्स, ओके, अभी 50 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बहुत कम टाइम लगेगा, सपोज 20 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स। ओके, और हम अगर इसको और भी कम कर देते हैं, सपोज कर दिया हमने इसको 10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो गया, मतलब क्या सॉरी, और भी जल्दी ये कन्वर्ट होगा किस में, गैस में। मतलब अभी सपोज हो जाता है 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स और 30 मिनट्स में कंपेरिजन देख सकते हो कितना ज़्यादा कंपेयर, मतलब कितना ज़्यादा गैप है इसमें। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ही जल्दी एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब क्या, इवापोरेट होगा। ओके, इवापोरेट हो सकता है या फिर बॉयल हो सकता है। ठीक है, तो वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है कि जिस लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, कि वो लोग बहुत जल्दी लिक्विड से गैस हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब क्या, इवेपोरेट फास्टर, इवन एट रूम टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेल्सियस समथिंग। तो इससे भी कम होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट। सपोज मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो 10 डिग्री सेल्सियस क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है। ठीक है, इसीलिए अगर सपोज और दो मेटल्स के नाम हैं, सीजियम और सीजियम सीजियम जो है वो एक मेटल है। ठीक है, ये एक ऐसा मेटल है जो हमारे हाथ पर रखने पर मेल्ट हो जाता है। मतलब क्या, सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, ओ वेट वेट, ये तो मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा था मैं। तो बॉइलिंग सपोज मान लेते हैं वाटर के बाद, ओके वाटर ये तो मैं मेल्टिंग के बाद कर रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या, कि जल्दी से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मेल्टिंग की बात नहीं है। तो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इन हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। एग्जांपल है नेल रिमूवर। अगर आपने नेल रिमूवर कभी यूज़ किया है, ओके, स्पेशली गर्ल्स, तो आपने नोटिस किया होगा कि नेल रिमूवर जब हम अपने हाथ पर थोड़ा सा रब करते तो हमारा हाथ जो है वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा सा एरिया ठंडा हो जाता है। वी फील कोल्ड इन दैट पार्ट और इन दैट एरिया ऑफ आवर हैंड। व्हाई सो? बिकॉज जो नेल रिमूवर है उसमें एसीटोन होता है। एसीटोन एक रेक्टिफाइंग स्पिरिट है, और रेक्टिफाइंग स्पिरिट मतलब इनडायरेक्टली वॉलेटाइल लिक्विड को मीन करता है। ओके, रेक्टिफाइंग स्पिरिट। ठीक है तो एसीटोन एक रेक्टिफाइंग स्पिरिट है, रेक्टिफाइंग स्पिरिट मतलब वॉलेटाइल लिक्विड। तो वॉलेटाइल लिक्विड मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम, मतलब एसीटोन एक लिक्विड है, नेल रिमूवर एक लिक्विड है। आपने अपने हाथ में इसको थोड़ा सा रब किया तो आपका हाथ ठंडा पड़ जाता है, बिकॉज इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब क्या, कि ये बहुत जल्दी इवापोरेट होता है, और इवापोरेट होता है मतलब क्या, एनर्जी हमारे हाथों के पार्टिकल से एनर्जी लेकर, और सराउंडिंग के पार्टिकल से एनर्जी लेकर जो है एसीटोन मतलब नेल रिमूवर के पार्टिकल्स क्या होता है, इवापोरेट होते हैं। तो इवापोरेशन का क्या है, कूलिंग इफेक्ट है, इसीलिए हमारा हाथ जो है ठंडा पड़ता है, मतलब ठंडा लगता है हमें हाथों में। ओके, और एग्जाम्पल है पेट्रोल। पेट्रोल का भी ऐसा ही है, पेट्रोल में भी रेक्टिफाइंग स्पिरिट होता है। ओके, और एक है परफ्यूम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक का। एसीटोन और पेट्रोल आर volatile liquids. Since they have low boiling points, they get evaporated, taking away energy from our skin. Since evaporation has a cooling effect, our palm feel cold. समझ में आ गया कि एसीटोन और पेट्रोल जैसे लिक्विड्स वॉलेटाइल लिक्विड है, मतलब उनके लोग बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, इसलिए वो लोग बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाते हैं। टेकिंग एनर्जी फ्रॉम आवर स्किन, हमारे स्किन के पार्टिकल से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, ताकि वो लोग अपना एनर्जी इक्विवेलेंट कर सके लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन से, और इसीलिए, और इवापोरेशन का क्या है, कूलिंग इफेक्ट है, इसीलिए हमारा जो पाम है वो ठंडा लगता है हमें पाम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्यों हमें सॉर्सर से चाय पीना चाहिए रेदर देन ए कप? मतलब सॉसर ऐसा दिखने में होता है, सॉसर लाइक दिस सॉसर। ओके,
इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, और कप का ऐसा, कप ऐसा, कप इज़ लाइक दिस एंड सॉसर इज़ लाइक दिस, ऐसे करके। ओके, तो इन सॉसर द सरफेस एरिया इज मोर देन ए कप. Okay, so evaporation, being a surface phenomenon, takes place faster in a saucer. Because of cooling effect of evaporation, the tea becomes cold faster and we can sip it easily from a saucer rather than a cup. तो सॉसर का क्या होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया ज़्यादा मतलब क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर। कैसे? बिकॉज इवेपोरेशन क्या है, हमें पता है इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनॉन है। सरफेस फिनोमिनॉन मतलब पार्टिकल्स सिर्फ सरफेस से ही इवेपोरेट हो पाते हैं, बल्क से नहीं। तो अगर सरफेस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पार्टिकल्स एट ए टाइम कैन इवेपोरेट, and if the surface area is less then then few particles can evaporate at a time. ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर एक घर में अगर सिर्फ एक दरवाज़ा है और घर में सदस्य 10 हैं तो एक दरवाजे से ओनली वन एट अ टाइम ओनली वन पार्टिकल कैन इवापोरेट, मीन्स ओनली कम आउट। ओके, बट एक घर में अगर 5 दरवाजे हैं, ठीक है, तो ये फ्रॉम ईच डोर 10 मेंबर्स है घर में, फ्रॉम ईच डोर ओनली वन मेंबर कैन कम आउट, देन यू कैन सी अ डिफरेंस कि एट अ टाइम इन दिस होम एट अ टाइम ओनली वन पर्सन कैन कम आउट, एंड बट इन दिस रूम और इन दिस हाउस एट अ टाइम 5 persons कैन कम आउट, 1 + 1 + 1 + 1 + मीन्स 5। तो इस रूम में, इस घर में सिर्फ एक इंसान ही एक एट अ टाइम निकल सकता है दरवाजे से, और लेकिन इस घर में एट अ टाइम 5 निकल सकते हैं, 5 पर्सन्स। मतलब क्या, किसमें ज़्यादा लोग निकल पा रहे हैं जल्दी, इन दिस रूम, इन दिस यू कैन से होम और हाउस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जगह कम है, मतलब क्या, पार्टिकल्स कैन इवापोरेट मैनी सॉरी लेस पार्टिकल्स कैन इवापोरेट एट अ टाइम, लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, मतलब क्या, ज़्यादा पार्टिकल्स एट अ टाइम इवापोरेट हो सकते हैं, मतलब एट एक सिंगल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स इवापोरेट आउट हो सकते हैं। ओके, इसीलिए सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स इवापोरेट हो पाते हैं। अभी और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इवापोरेशन क्या, इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है। कूलिंग इफेक्ट मतलब क्या कि चाय के सपोज दिस इज द टी पार्टिकल्स, तो टी पार्टिकल सराउंडिंग से और एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से कोलिशन करेंगे, कोलिशन करने के बाद इवेपोरेट होंगे, और इवेपोरेट होंगे मतलब क्या, रिमेनिंग टी पार्टिकल से एनर्जी लेकर होंगे, तो रिमेनिंग टी पार्टिकल्स क्या होंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। इसीलिए चाय क्या होगा, जल्दी ठंडा होगा और हम इसको जल्दी से पी सकते हैं। ओके, लेकिन कप में क्या, सरफेस एरिया कम, मतलब क्या, पार्टिकल्स एट अ टाइम ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं इवेपोरेट हो पाएंगे, तो कूलिंग इफेक्ट भी क्या होगा, कम होगा, और चाय का ठंडा नहीं होगा ज़्यादा, तो होगा लेकिन स्लो होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि गर्मियों के सीज़न में हमें कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों पहनना चाहिए। ठीक है, हमें बचपन से क्लास 3 से ये बोला जाता है कि गर्मियों के सीज़न में हमेशा कॉटन क्लॉथ्स, लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए, बट वाई। तो यहाँ पर आज हमें केमिस्ट्री के भाषा में आज हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इन समर डेज वी परस्पायर अ लॉट। परस्पायर मतलब हम स्वेटिंग करते हैं, हमारा स्वेट बहुत ज़्यादा निकलता है, so we perspire a lot. Cotton is a good absorber of sweat. So cotton cloths absorb sweat from our body and exposes it to the outer surface from where evaporation takes place. Since evaporation has a cooling effect, our body becomes cool and we feel comfortable. तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जब फुटबॉलर्स जो होते हैं उनको इन स्पाइट ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, सिंथेटिक या फिर सिल्क के क्लॉथ्स, मतलब सिल्क के जर्सी ही क्यों पहनने को बोला जाता है। ठीक है, उनको तो कॉटन के क्लॉथ्स भी दिया जा सकता था, सो दैट दे कैन फील कूल ड्यूरिंग द मैच। ओके, वो लोग सो दैट दे दे कैन गेट कंफर्ट ड्यूरिंग द मैच। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मतलब क्वेश्चन आता है
वह बोल सकते हो कि नो नो डिनाई डिनाई बोल सकते हो कि कॉटन हमें पता है कि गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट है, लेकिन हमें कॉटन क्या करता है कि हमारे बॉडी से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक्सपोज, और इसको एक्सपोज करता है आउटर सरफेस में, आउटर सरफेस से एक्सपोज करता है, सॉरी आउटर सरफेस में एक्सपोज करता है। तो आउटर सरफेस में एक्सपोज करता है मतलब क्या कि आउटर सरफेस मतलब क्या, ओपन एरिया में, ओपन जगह पर ये एक्सपोज कर देता है। तो ओपन जगह से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है कि हमें ठंडा फील होता है, लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ ठंडा फील नहीं होता, हमारे एनर्जी, हमारे बॉडी से एनर्जी लेता है, हमारे बॉडी के पार्टिकल से। तो देखो, अगर फुटबॉलर्स को कॉटन कॉटन के क्लॉथ्स को पहनाया जाता है तो क्या होगा कि उनसे जो कॉटन क्लॉथ्स है, उन कॉटन क्लॉथ्स क्या करेगा, स्वेट को तो एब्जॉर्ब करेगा ही, बहुत बढ़िया बात है, उसको एक्सपोज करेगा आउटर सरफेस में। लेकिन आउटर सरफेस में एक्सपोज करने के बाद जो स्वेट पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली हमारे बॉडी या फिर स्किन के पार्टिकल से कोलिशन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। ओके, एनर्जी गेन करने का मतलब क्या कि हमारे बॉडी या फिर स्किन के पार्टिकल से क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगा, मतलब क्या हमारे इवेंचुअली हमारे एनर्जी, हमारे बॉडी का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो क्या हमें एनर्जी मिलेगा खेलने को, क्या फुटबॉलर्स को एनर्जी मिलेगा खेलने के लिए? नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। इसीलिए कॉटन क्लॉथ्स को प्रीफर नहीं किया जाता जर्सी में या फिर कुछ भी और, फुटबॉलर्स को, क्रिकेटर्स को भी। ठीक है। तो इन समर डेज जब we perspire a lot, cotton is a good absorber of sweat, so cotton cloths absorb sweat from our body and exposes it to the outer surface from where evaporation takes place. Since evaporation has a cooling effect, क्योंकि इवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट है, इसलिए हमें ठंडा, हमारा बॉडी ठंडा हो जाता है। ठीक है, एंड वी फील कंफर्टेबल। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का भी लिखूंगा। इसमें बोला है कि वाई सॉलिड्स आर सॉलिड्स इन रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 6 ए नंबर है, सॉरी, वाई लिक्विड्स आर लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, इन इसका और एक क्वेश्चन है एक्चुअली, इस मतलब इसका और एक क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है कि लिक्विड्स जो है वो लिक्विड ही क्यों रहते हैं रूम टेम्परेचर में। ठीक है, इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं आएगा कि लिक्विड्स जो है वो लिक्विड ही क्यों रहते हैं रूम टेम्परेचर में, सॉलिड क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है, इसका रीज़न है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स आर लेस देन the room temperature. Whereas the boiling point is greater than the room temperature. Okay, thus at room temperature the liquids exist as exist in liquid state. ओके, तो इसको समझाता हूँ क्या हुआ कि हमें पता है कि हर एक सब्सटेंस का अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और बॉइलिंग मतलब क्या कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। ओके, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट MP एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट PP। ओके, तो लिक्विड्स जो है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या कि सॉलिड से वो लोग लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जो कन्वर्ट होने का जो टेम्परेचर है, जैसे कि आइस क्या होता है, 0 डिग्री से, आइस क्यूब क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब क्या, अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस, ओके, 0 डिग्री सेल्सियस ये क्या है,
रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए ये जो है लिक्विड से लिक्विड होता है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट है, रूम टेम्परेचर से कम है। लेकिन जो वाटर है, अभी क्या सॉलिड था, ये आइस क्यूब सॉलिड था, ओके समझो इसे, आइस क्यूब सॉलिड था। 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। क्यों? बिकॉज इसी टेम्परेचर में जो आइस क्यूब है वो लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऑब्वियसली मैथ्स तो आपको आता ही होगा, ठीक है। लेकिन अब ये पानी बन गया, पानी का मतलब वाटर बन गया। वाटर का मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मीन्स जिस टेम्परेचर में वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस 20 रूम टेम्परेचर है ये, रूम टेम्परेचर ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बड़ा है, ओके। इसीलिए लिक्विड्स जो है वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि किसी भी सपोज एक चीज़ है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज रूम टेम्परेचर से कम है, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो सपोज 27 डिग्री सेल्सियस में कोई भी एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ओके। और दिस इज़ व्हाट, रूम टेम्परेचर से कम है। अभी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ मतलब क्या, या तो पानी बनेगा या तो कुछ और लिक्विड बनेगा, ओके। अच्छा मान लेते हैं इसको पानी मान लेते हैं, H2। अभी पहले सॉलिड था, ठीक है, फिर 27 डिग्री सेल्सियस में पानी बन गया, लिक्विड बन गया। लिक्विड बन गया, क्या बन गया, वाटर। अभी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मतलब किस टेम्परेचर में ये लिक्विड से गैस में बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सो 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कौन है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ लिक्विड्स आर लेस देन रूम टेम्परेचर, ओके, लेस देन रूम टेम्परेचर। बट बॉइलिंग पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स आर ओके एंड बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर। देखो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस क्या 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। इसीलिए लिक्विड्स जो है लिक्विड स्टेट में रहते हैं। मतलब कि लिक्विड्स ऑलरेडी मेल्टेड हुए हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर उतना सफिशिएंट नहीं है उनको बॉयल करने के लिए, ठीक है। सो रूम टेम्परेचर इज एनफ टू मेल्ट द सॉलिड, but it is not enough to boil the solid. Now second question is, why solids exist as solids in room temperature, as solids in room temperature. So सॉलिड्स जो है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है दोनों ही रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है MP एंड BP, ओके। तो रूम टेम्परेचर के पास वो औकात नहीं है, या तो इसको मेल्ट किया जाए या फिर बॉईल करने का कुछ भी औकात उसको नहीं है। सो 20 डिग्री सेल्सियस मीन्स रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब तक 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा तब तक सॉलिड्स क्या होगा, या तो मेल्ट नहीं होगा या तो बॉयल नहीं होगा, ओके। और लिक्विड्स के कंडीशन क्या था कि रूम टेम्परेचर से कम, रूम टेम्परेचर ऑलरेडी 20 डिग्री सेल्सियस है, उसका औकात है मेल्ट करने का, लेकिन उसके पास इतना औकात नहीं है बॉयल करने का, ओके। इसलिए लिक्विड लिक्विड में रहता है। अभी गैस, लास्ट क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि इन गैसेस मतलब गैस स्टेट में क्यों रहते हैं रूम टेम्परेचर में, बोथ मेल्टिंग पॉइंट। तो गैसेस में होता है क्या कि गैसेस में मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है, किससे, रूम टेम्परेचर से। हमें क्या पता है कि 28 डिग्री सेल्सियस से कम है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमें क्या पता है, मेल्टिंग मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और बॉइलिंग मतलब क्या, लिक्विड से गैस में। अभी देखो कि गैस क्या होता है, 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस तक या 28 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, अगर टेम्परेचर मिलता है तो वो मेल्ट भी हो जाते हैं, बॉयल भी हो जाते हैं। मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं,
और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट मतलब क्या, इवापोरेट या फिर बॉयल हो जाते हैं। ओके, तो पार्टिकल्स क्या होता है, इवापोरेट या फिर बॉयल हो जाते हैं। लेकिन गैसेस सॉलिड्स में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर से। मतलब क्या, वो लोग मेल्ट भी नहीं होंगे और इवापोरेट या फिर बॉयल भी नहीं होंगे। मीन्स दे neither got converted to, sorry, they get neither melt, they neither melts, sorry, they neither नहीं, they नहीं होगा, so liquid neither melts, sorry, neither liquid melts, sorry, neither solid melts nor it boils। ठीक है,